You're watching NDTV Prime in association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारी रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश नहीं बढ़ाया। यूपीए सरकार का 2013 वाला कानून ही होगा लागू। किसानों को ज्यादा मुआवजे और दूसरी कड़ी शर्तों से क्या पड़ेगा सरकारी योजनाओं पर असर। रिहायशी निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और क्रिसल रियल एस्टेट रेटिंग्स आज परखेगा ग्रेटर नोएडा के बाजार को। पहली जनवरी 2014 में यूपीए सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया था वही कानून फिर से लागू हो गया है। मोदी सरकार ने इसकी शर्तें नरम करने की बहुत कोशिश की। इस सिलसिले में अध्यादेश भी लाया गया लेकिन इसे संसद में पारित नहीं किया जा सका। साथ ही अध्यादेश की किसान विरोधी छवि से भी इसे बहुत नुकसान पहुंचा। अध्यादेश को फिर से जारी न करने के फैसले से किसान तो खुश हैं, पर सवाल ये उठता है कि इसका 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाली योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा। क्या पुरानी शर्तों पर रियल एस्टेट में नई जान फूंकी जा सकती है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर जैदी, जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं रेजिडेंशियल एजेंसी नाइट फ्रैंक इंडिया के, और मनोज गौड़ हैं जो कि एमडी हैं गॉडसन्स इंडिया लिमिटेड और साथ ही में प्रेसिडेंट हैं एनसीआर क्रेडाई के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदस्सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये सरकार का पहले आगे बढ़ना फिर बैकफुट पे आना, विड्रॉ कर देना, ये जाहिर तौर पे थोड़ा अटपटा सा तो लग ही रहा है, लेकिन क्या यूपीए के लिए जीत कहेंगे या ये अब ये कहेंगे कि किसानों का फ़ायदा हुआ या रियल एस्टेट को नुकसान हुआ, क्या हुआ है ये? देखिए, अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर जो लैंड एक्विजिशन बिल था ये कई सारे एरियाज़ पर फोकस कर रहा था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर था, रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर था जो शहरों को जोड़ता, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एरिया भी था। प्रॉब्लम पहले के भी बिल्स में यही थी कि जो कंसेंट चाहिए होता है तकरीबन 80% लोगों से, और कंसेंट के अलावा सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़ की जो मांग होती है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है एक्विजिशन में। ये देखा गया कि पहले स्कीम में तकरीबन 5 से 6 साल लग जाते हैं एक्विजिशन में। सो इस वजह से सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जितना इंडिया को ग्रोथ के लिए जो पेस चाहिए है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उस पेस के लिए ये जो एक्विजिशन के लिए जो इम्पेडिमेंट्स हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं फ़िलहाल करना चाहूँगा कि ये किसानों के लिए बेहतर है या उसके लिए, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पेस हमें चाहिए है इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के लिए, जो कि रियल एस्टेट को इफ़ेक्ट करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसमें डेफिनेटली ये इम्पेडिमेंट है और इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा एक्विजिशन में। और
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हों, जिससे एम्प्लॉयमेंट होगा, जिससे और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, उसमें वक्त लगेगा, इसलिए ग्रोथ और रियल एस्टेट पर भी असर पड़ेगा। जी, और हमने देखा भी कि पिछले कुछ सालों में NHAI ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स, हाईवे के प्रोजेक्ट्स स्क्रैप कर दिए क्योंकि लैंड एक्विजिशन ही नहीं हो पाता है। गौर साहब, ये अब आपको क्या लगता है, क्या हमने जो पहले देखा है एक योजना कैंसिल हो गई, दूसरी योजना, और ये एक स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, कई स्टेट्स में हमने देखा है, क्या अब इस तरह के मामले बढ़ेंगे? देखिए, मैं तो एक अच्छी बात इसमें ये देखता हूँ कि एक कम से कम संसद के अंदर एक डेडलॉक खत्म हुआ। दूसरा जो है, ये अब संसद से बाहर निकल के ये कानून जो है ज़मीन पे आ गया, चाहे ये 2013 का ही कानून क्यों ना हो। और क्योंकि जैसे कि अभी बताया दूसरे पैनलिस्ट ने भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इंडिया रिक्वायर्ड दीज डेज। जो है लैंड एक्विजिशन को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुराने कानून के अंदर ही जो है नए हम कानूनों को शामिल करें या नियमों के अंदर कुछ जो है इस तरह से फेरबदल करें कि देखिए, जहाँ तक किसानों के फ़ायदे और नुकसान की बात है, दोनों बिल दोनों इक्वली जो है उसको एड्रेस करते हैं। किसानों की प्रॉब्लम को जो है उसमें मुआवजे में कोई छेड़छाड़ पहले भी नहीं की गई थी, अभी भी नहीं की गई थी। हाँ, प्रैक्टिकली जो पुराना बिल है उसके थ्रू लैंड एक्वायर करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और उसके अंदर प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसी वजह से सरकार जो है उसमें कुछ संशोधन लेके आई थी, जिसको कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया और देश के विकास को जो है लगभग 1-1.5 साल तक रोके रखा। लेकिन एक हम पॉजिटिव साइड इसकी ये देखते हैं कि अब वो कम से कम कानून ज़मीन पे आएगा तो जो उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली उसको दूसरे तरीके से जो है सॉल्व किया जा सकता है। इसमें अब ज़रूरत यह है कि इस कानून को एफिशिएंट बनाया जाए, सारे जितने भी इसके अंदर प्रोविजंस हैं उसको टाइम बाउंड बनाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को जितनी जल्दी हो सके देश के बढ़ाया जाए, सो दैट ओवरऑल इकोनॉमी देश की जो है आगे बढ़ सके। मुदस्सर, आपको क्या लगता है कि कानून जब अलग अलग राज्यों में लागू करने की बात आएगी तो किस तरह से इस कानून को लागू किया जाएगा, क्या रूप देखने को मिलेगा? देखिए, ये लैंड एक्विजिशन जो है एक कंकरेंट सब्जेक्ट है और स्टेट्स जो हैं अपना लॉ जो है इसमें लागू कर सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ के ये प्रेसिडेंट से उनको सैंक्शन मिले इस पर। मेरे हिसाब से, जैसे अभी गौर साहब ने भी कहा कि एक पॉलिटिकल मुद्दा डेफिनेटली है और जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट्स होंगी वो भी एक तरीके से पॉलिटिकल लाइंस पर ही बटी होंगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़िलहाल अलाइंड है या सेम पार्टी की गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो सिमिलर चेंज ला के उसे वो पारित करने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर वो गवर्नमेंट्स हैं जहाँ पर ऑपोजिशन की सरकार है वहाँ पर शायद ये ना हो। तो टाइम ही बताएगा कि कहाँ इसका असर किस तरह से पड़ेगा और ऑब्वियसली इसमें कई सारे सेक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर की बात और रियल एस्टेट सेक्टर की बात है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की और लैंड ओनर्स की भी बात है। तो जब पॉलिटिक्स आती है तो उसमें अलग अलग फोर्सेस होते हैं जो काम करते हैं, तो सिर्फ एक नैरो नज़र से हम नहीं देख पाएंगे इसे, लेकिन वक्त ही बताएगा कि किस तरह से ये होता है। बट डेफिनेटली ये एक तरीके से पॉलिटिकल लाइंस पर ही डिवाइड होगा, जहाँ पर है सरकार राज्य में और सेंट्रल में एक ही, वहाँ पर मेरे हिसाब से पहले ही आएगा। जी, गौर साहब, इसका असर आप लोगों पर क्या पड़ेगा? क्या फाइनेंशियली आप देख रहे हैं कि ये आप लोगों पर ज़्यादा बोझ ला देगा? देखिए, डायरेक्ट रियल एस्टेट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए कोई लैंड एक्विजिशन के तहत लैंड एक्वायर जो है वो नहीं की जाती। हम जो भी प्रोजेक्ट खरीदते हैं उसको हम कभी भी गवर्नमेंट के थ्रू एक्वायर करा के उस तरह के प्रोजेक्ट नहीं खरीदते। ज़्यादातर जो है आपने देखा होगा, हरियाणा में ले लीजिए या गाजियाबाद ले लीजिए, हम डायरेक्टली जो लैंड ओनर होते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे इंडिविजुअल आदमी हो, उससे लैंड खरीदते हैं जो है। हाँ, सरकार को ज़रूर इसके अंदर जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने हैं या बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बनानी है या बड़े कॉरिडोर्स बनाने हैं, हाईवेज़ बनाने हैं, पोर्ट बनाने हैं, उसके लिए डेफिनेटली जो है सरकार को इसमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और रियल एस्टेट इसमें इनडायरेक्टली थोड़ा सा इफेक्ट इसलिए होता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो रियल एस्टेट की ग्रोथ डेफिनेटली कम होती है। नए एवेन्यूज़ नहीं खुलेंगे, नए हाईवेज़ नहीं बनेंगे, नए मेट्रो नहीं बनेंगे, तो वहाँ पर नए
डेवलपमेंट नहीं आएगा तो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये डायरेक्टली तो नहीं है, हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर रियल एस्टेट के बंदा आता है। जितना तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतनी तेज़ी से ही रियल एस्टेट की भी जो डिमांड बढ़ती है, नए एरियाज़ खुलते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हाँ इसके अंदर डेफिनेटली लेट होने वाला है, हर चीज़ जो है लेट होने वाली है। अगर गवर्नमेंट ने और स्पेशली स्टेट ने भी, जैसे कहा गया है कि स्टेट इसमें अपना कुछ कानून बना सकती है, क्योंकि पेरेंट कानून तो सेंटर का ही रहेगा, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं अगर स्टेट उसको जो है एड्रेस करने में कामयाब रही तो इस लैंड एक्विजिशन के सहारे जो है थोड़ी तेज़ी से लैंड का एक्वायर हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत है, जहाँ और दूसरे प्रोजेक्टों के लिए ज़रूरत है, जहाँ हम देखते हैं। तो डेफिनेटली एक चीज़ आगे बढ़ेगी। हमारा एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने की है कि हाँ ये अब कानून जो है लागू होने की स्थिति में, अभी तक जो संसद में इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही थी वो एटलीस्ट इसमें ख़त्म हुई और ये आगे बढ़ेगा तो जो प्रैक्टिकल दिक्कत आएगी वो टाइम की टाइम एड्रेस जो है की जा सकती है। जी, यहाँ संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी मुदस्सर, स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है, जो बात जो हो रही है, उसकी जो योजना है, उस पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं इसके बाद? देखिए फ़िलहाल तो जो स्मार्ट सिटीज़ जो सेलेक्ट की गई हैं ज़्यादातर वो एग्जिस्टिंग सिटीज़ में ही हैं। तो मेजरली जो है वहाँ पर इतना मेजर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि डेफिनेटली पड़ेगा, हर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट की ज़रूरत है। आप लोग बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, हर तरह की क्या कहते हैं डेंसिटी बढ़ रही है। इसके लिए आपको इसको संभालने के लिए आपको डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है, जो अगर स्लो होगा तो उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट डायरेक्टली है वो एफिशिएंसीज लाने का है, चाहे वो डिजिटल के ज़रिए हो, चाहे वो दूसरे चीज़ें मैनेज करने के ज़रिए हो, वो उस पर तो वो काम चलता रहेगा। लेकिन जो आगे आने वाली जो और स्मार्ट सिटीज़ हैं, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉरिडोर्स पर जो आने वाली थी, जैसे कि वो जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर कुछ आती और इस तरह से और कॉरिडोर्स थे जो आइडेंटिफाइड हैं और उस पर आती, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से डिले का सिनारियो नज़र आ रहा है मुझे। जी, चलिए, आशा तो यही करते हैं कि इसका असर उतना ज़्यादा ना पड़े और भारत में एक उम्मीद की जा रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रफ्तार है वो अब तेज़ होगी, उस पर अब रोक ना लगे। आप दोनों इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं आपके भेजे हुए सवालों का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए पहले कॉलर से जुड़ जाते हैं। अनिल मलिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं अंधेरी में रहता हूँ वर्सोवा में, और मैं हमारे एरिया में जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो बिकॉज ऑफ द CRZ नॉर्म्स रीडेवलपमेंट में नहीं जा रही हैं। तो इस वजह से मैं 2 BHK या 3 BHK ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ इन न्यू कंस्ट्रक्शन। तो आपका क्या सजेशन होगा, कौन से ऐसे बिल्डर्स होंगे जिनके प्रोजेक्ट सेफ हैं और जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक किया तो थ्रेट नहीं होगा ऑफ टू मच ऑफ डिले? मेरा बजट है अराउंड 2 करोड़। जी, तो 2 करोड़ 2.25 करोड़ का इनका बजट है, और वर्सोवा इलाका, 7 बंगलोज इलाका, वहाँ ये अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ उस इलाके में इन्वेंट्री कुछ ज़्यादा भी नहीं रहती है, तो कुछ मिलेगा क्या? अनिल जी, अंधेरी ईस्ट और वेस्ट के क्षेत्र हमने आपके लिए चुने हैं, लेकिन आपका बजट थोड़ा अंधेरी वेस्ट के लिए कम पड़ रहा था, लेकिन वहाँ पे हम कुछ राय तो ज़रूर चुन के लाए हैं आपके लिए। अंधेरी की बात करें तो कनेक्टिविटी वेस्टर्न लाइन से बहुत अच्छे से होती है इस क्षेत्र की। अंधेरी ईस्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, MIDC सीट्स यहीं पे है, और अंधेरी वेस्ट भी इंडस्ट्रियल हब के लिए काफ़ी जाना माना है और रेजिडेंशियल के लिए भी बहुत पॉपुलर है। मेट्रो के आ जाने से यहाँ पे और भी कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। कुछ और आंकड़े आपके साथ दोनों क्षेत्रों के शेयर करेंगे। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अंधेरी वेस्ट में 78 और अंधेरी ईस्ट में 43 हैं। टोटल सप्लाई अंधेरी वेस्ट में 7,620 यूनिट्स की है और अंधेरी ईस्ट में 6,620 यूनिट्स की सप्लाई है। उपलब्ध यूनिट्स अंधेरी वेस्ट में 2,390 हैं और अंधेरी ईस्ट में 3,160।
और इन्वेंट्री ओवरहैंग अंधेरी वेस्ट में 34 मंथ्स का चल रहा है और अंधेरी ईस्ट में 36 मंथ्स का। मिड सेगमेंट के औसत दामों पे नज़र डालें तो अंधेरी वेस्ट में औसत दाम है 16,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के और अंधेरी ईस्ट में दाम है 15,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के। दामों में बढ़त अंधेरी वेस्ट में करीब 26% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में और उसी दौरान अंधेरी ईस्ट में करीब 25% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, अंधेरी वेस्ट में 10 से 11% के बीच में रहे हैं सालाना रिटर्न्स और अंधेरी ईस्ट में 10% तक की रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके रिकमेंडेशंस पर जो हम चुन के लाए हैं। अंधेरी वेस्ट में एक्मे ग्रुप का स्टेडियम व्यू हमारी पहली राय है आपके लिए। 17,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप डेवलपर से इसे ले सकते हैं। 2 BHK की 1033 या 1160 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, स्टैंडअलोन बिल्डिंग है, 2 फ्लोर्स का बेसमेंट के साथ इसको 2 बेसमेंट्स के साथ 18 फ्लोर्स बनाई जा रही हैं इस प्रोजेक्ट के भीतर। पहले 5 फ्लोर्स में ओल्ड टेनेंट्स को रिलोकेट किया जाएगा और बाकी सब न्यू कंस्ट्रक्शन न्यू बायर्स के लिए है। कंस्ट्रक्शन इनिशियल स्टेजेस तक पहुंच चुका है। ये हमारी राय में एक सेफ प्रोजेक्ट है जो आप चुन सकते हैं। अंधेरी रेलवे स्टेशन से 2.4 किलोमीटर्स की दूरी पे है और मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दूसरी राय अंधेरी ईस्ट में रुनवाल ग्रुप का रुनवाल एलिना 13,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1580 या 1610 स्क्वायर फुट की स्पेशियस यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। ये स्टैंडअलोन बिल्डिंग है, 3 विंग्स की, 13 फ्लोर्स बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। लोखंडवाला पार्क से 800 मीटर की दूरी पे है और 500 मीटर की दूरी पे है साकीनाका मेट्रो स्टेशन से। इसमें आपको एक प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है। आपके लिए थर्ड रिकमेंडेशन है प्राइड पर्पल ग्रुप का पार्क रॉयल अंधेरी ईस्ट में 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1363 या 1533 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। 3.5 एकर्स में 6 टावर्स हैं, 17 स्टोरीज़ के टावर्स हैं और कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट एक ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग भी है और इसमें भी आपको एक प्राइस एडवांटेज मिल रहा है। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिए वैशाली ने। स्टेडियम व्यू है एक्मे ग्रुप की तरफ से, रुनवाल एलिना है रुनवाल ग्रुप की तरफ से और पार्क रॉयल है प्राइड पर्पल ग्रुप की तरफ से। ये तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें आप चाहें पैसा लगा सकते हैं। चलिए रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। भूपेंद्र दुबे इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। भूपेंद्र जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूछिए। मैम मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है गुड़गांव में सेक्टर 93 में, स्पेस ग्रुप का प्रोजेक्ट है डेप्राइविया जी एड्रेस। तो मैं इस प्रोजेक्ट को लेना चाहता हूँ, तो मुझे बिल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह का बिल्डर है, क्योंकि इसके बारे में इतना सुना नहीं है। और दूसरी चीज मैम, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। और तीसरा चीज, ये सेक्टर 93 में वो एरिया किस तरीके से है, क्या फ्यूचर में इसमें कुछ प्रॉफिट है कि नहीं है। और द्वारका सेक्टर का जो एक्सप्रेस वे है उसका क्या नाम स्टेटस है। ज़रूर आपको ज़रूर बताएंगे। तो सेक्टर 93 में ये ख़रीदना चाहते हैं और स्पेस ग्रुप की प्रॉपर्टी है, तो इलाका कैसा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, वही सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं। भूपेंद्र जी, न्यू गुड़गांव के क्षेत्र में हमें कुछ और सेक्टर्स आपके लिए ज़्यादा पसंद आए। हमने सेक्टर 81, 83 और 86 चुने हैं आपके लिए। सेक्टर 81 जो है वो 500 मीटर की दूरी पे है NH8 से, काफ़ी इजी कनेक्टिविटी मिलती है इस क्षेत्र को, क्वालिटी डेवलपमेंट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सेक्टर 83 जो है NH8 पे स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, काफ़ी रेडी टू मूव इन सप्लाई मिलेगी आपको इस सेक्टर में। सेक्टर 86 मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का सेक्टर है और कमर्शियल सेक्टर 88 के काफ़ी करीब पड़ता है, इसीलिए हमने ये तीनों सेक्टर्स चुने हैं। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करेंगे न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 23 हैं। टोटल सप्लाई 12,510 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 100 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 16 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,800 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 26% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को 10% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने सेक्टर 93 में चुना है, स्पेस का प्रिवी दी एड्रेस 3,600 से 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। यहाँ के औसत दाम 4,800 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं।
रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1697 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में इसके रेडी हो जाने की उम्मीद है। अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो थोड़े डिलेज बने रहे हैं इस प्रोजेक्ट के भीतर। ये 2010 के नवंबर में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो स्ट्रक्चर लेवल तक भी नहीं पहुंचा है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। प्राइस अप्रिसिएशन भी थोड़ी मॉडरेट रही है इस प्रोजेक्ट के भीतर, बिकॉज डिलेज बने रहे हैं। ऐसे ओवर सप्लाइड मार्केट में डिलेड प्रोजेक्ट में निवेश करना हमें आपके लिए सही नहीं लगा, इसीलिए यही राय देंगे कि इस प्रोजेक्ट को आप अवॉइड करें। इसके बदले आपका बजट काफ़ी हेल्दी है, आप और प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हैं। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 81 में लाए हैं हम। बेस्टेक ग्रुप का पार्क व्यू आनंदा हमारी पहली रिकमेंडेशन है। 5200 से 5400 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से इसे ले सकते हैं। 3 BHK की 1660 स्क्वायर फुट की स्पेशियस यूनिट आप खरीद सकते हैं। 2015 में ये तैयार हो जाएगा। 13 एकड़ पे 8 टावर्स बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर्स हैं और ये पोजेसन के स्टेज तक आ चुका है प्रोजेक्ट। 1.5 किलोमीटर दूर है NH8 से और 75 मीटर्स की सेक्टर रोड पे लोकेटेड है। दूसरी राय सेक्टर 86 में DLF का न्यू टाउन हाइट्स 4500 to 4900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1620 या 1930 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। ये रेडी प्रोजेक्ट है, 2014 में तैयार हो गया था। प्रोजेक्ट 23 एकड़ में बनाया गया है। 13 टावर्स हैं। ग्राउंड प्लस 22 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। 4.3 किलोमीटर्स दूर है NH2 से और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी से मिलती है NH8 से भी। कंस्ट्रक्शन इसका हो चुका है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने इसे डिज़ाइन किया है और आज भी आपको एक प्राइस एडवांटेज मिल रहा है इस प्रोजेक्ट पे। तीसरी राय सेक्टर 83 में वाटिका ग्रुप का वाटिका सिटी होम्स 4800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1457 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। इसी साल ये प्रोजेक्ट तैयार भी हो जाएगा। 8 एकड़ में लो राइज हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। NH8 से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है ये प्रोजेक्ट और जल्द भी रेडी हो जाएगा। तो नोट कीजिए कौन कौन से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पार्क व्यू आनंदा है बेस्टेक ग्रुप की तरफ से, न्यू टाउन हाइट्स है DLF का और वाटिका सिटी होम्स है वाटिका ग्रुप का। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की कुछ और उलझनें हम सुलझाएंगे यहाँ पर वैशाली के साथ। इसके अलावा हम जैसा कि हर हफ्ते करते ही हैं, हम आपको नए लॉन्चेस और बढ़िया प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देते हैं अपने प्रॉपर्टी ट्रैकर में। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लाए हैं।